हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अरावली की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से कितनी पहाड़ियां भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चारों? देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए भूखंड को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आपके दक्षिण भारत का मैप यहां पर मैं बना के आपके सामने दिखा रहा हूं। ये आपका साउथ इंडिया हो गया, आपका मतलब प्रायद्वीपीय रीजन हो गया। इसके पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, और नीचे जो है हिंद महासागर है, और पश्चिम में अरब सागर है। यानी ये जो आपका भूखंड है ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीप बोला जाता है। तो आपके भारतीय प्रायद्वीप की जो सीमाएं हैं, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से, इसके उत्तर में जो है यहाँ पर आपका जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो बुंदेलखंड की जो दक्षिणी सीमा है वो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप जो है नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। इसका निर्माण जो है नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीप में ज्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पर्वत हैं, जैसे अरावली की पहाड़ियां, नल्लामाला की पहाड़ियां, जावदी की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। यानी ये सब पहाड़ियां इसी में ही स्थित हैं। तो आपका सही आंसर होगा पहले का डी, यानी सभी चारों। दूसरा प्रश्न है आपका, होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। होयसल मंदिरों को मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबीडु मंदिर भी कहा जाता है, यह भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है। यानी इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में किया गया था, और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, होयसल मंदिर जो है ये बेसर शैली में बने हुए हैं, और जैसा कि आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, बेसर शैली जो है नागर शैली, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली का संगम है। बेसर शैली में उत्तर भारत की नागर शैली के तत्व भी आ जाते हैं और दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली के तत्व भी आ जाते हैं। तो होयसल मंदिर जो बने हैं वो बेसर शैली में बने हैं, ना कि द्राविड़ शैली में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। देखिए, यह मंदिर 1121 ईस्वी में होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर जो है हलेबीडु के समृद्ध नागरिकों और व्यापारियों द्वारा प्रायोजित और निर्मित किया गया था। यानी कि टाइम, उस समय जो शासनकाल था वो तो विष्णुवर्धन होयसलेश्वर का था, लेकिन इसको बनाने में जो चंदा वगैरह दिया है वो वहां के समृद्ध नागरिकों ने और व्यापारियों ने दिया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। लौह की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति वर्ष 2018 में सुभेद्य आयु समूह में एनीमिया को कम करने के लिए शुरू की गई थी। 6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत रणनीति से संबंधित है। देखिए, एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होती है, और यह क्षमता आयु, लिंग, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। लौह या आयरन की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती जैसी समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। देखिए, बात करें एनीमिया मुक्त भारत की, तो वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे सुभेद्य आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ एनीमिया मुक्त भारत रणनीति को शुरू किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए, यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यह भी सही है। जो एनीमिया मुक्त भारत रणनीति है ये एक जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें 6 लक्षित लाभार्थियों, यानी इसमें जो पहला वाला 6 है, देखिए यहाँ पर 3 6 हैं, 6x6, तो इसमें पहला वाला 6 जो है लक्षित लाभार्थियों को डिनोट कर रहा है, लक्षित लाभार्थी।
और इसका जो दूसरा वाला 6 है ये 6 हस्तक्षेप हैं, 6 हस्तक्षेप। और देखिए अगला वाला जो 6 यहां पर है ये संस्थागत तंत्र है, संस्थागत तंत्र। तो इसमें 6 लक्षित लाभार्थियों, 6 हस्तक्षेप और रणनीति को लागू करने हेतु सभी हितधारकों के लिए 6 संस्थागत तंत्र शामिल हैं, इसलिए इस रणनीति को 6x6x6 नाम दिया गया है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। तराई पट्टी भाबर के उत्तर में स्थित है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल हैं, जिन्हें भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, तो आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए तराई पट्टी जो है भाबर के उत्तर में नहीं बल्कि ये भाबर के दक्षिण में पड़ती है। ये भाबर के कहां पर पड़ती है? दक्षिणी साइड में पड़ती है, ना कि उत्तर में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए भाबर के, अभी आपने देखा है भाबर के दक्षिण में पड़ती है पट्टी, और इसकी चौड़ाई लगभग 10 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में होती है, और यहाँ अधिकांश धाराएं और नदियां बिना किसी उचित सीमांकित प्रणाली के उन्हें प्रकट होती हैं, जिससे तराई के रूप में यहाँ पर दलदल का निर्माण होता है। और तराई पट्टी में वन्य जीवों की और वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है। आपका थर्ड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप हैं, तो पुराने वाले निक्षेप को भांगर बोला जाता है और नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा चौथे का ए, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से है। कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन की पूरक मूल्य वर्धित फसलों के विपणन से लाभ प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है, जो मैक्रो और सूक्ष्म जीवों के लिए विविध आवासों के निर्माण एवं भावी पीढ़ियों हेतु भू आकृतियों को बनाए रखने के कारण जैव विविधता में वृद्धि करती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा पांचवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था। यह किसानों को डेयरी पशुओं की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण और इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस पोर्टल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो दुग्ध उत्पादक किसानों को डेयरी पशुओं की उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सूचना प्रदान करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए जो ई गोपाला पोर्टल है, ये एप्लीकेशन 12 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, यानी 12 भाषाओं में, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, तमिल, असमिया और अंग्रेजी में ये पोर्टल उपलब्ध है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यह किसानों को डेयरी पशुओं की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करता है। देखिए यह एथनो वेटरनरी मेडिसिन का उपयोग करके डेयरी पशुओं की लगभग 29 सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए जो है मदद प्रदान करता है। तो यहां पर आपका दूसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर छठवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं।
इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के मैप को बना लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। देखिए आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, तो यहाँ पर बात हो रही है पश्चिमी घाट की। देखिए ये लाइन मैंने खींची है, ये आपका पश्चिमी घाट है, और इस साइड में आपका जो है ये आपका पूर्वी घाट है, और ये दोनों जो है इस साइड में यहाँ पर आके मिलते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से, और केरल में इसको अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई के बारे में बात हो रही है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और ये पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर है। देखिए पश्चिमी घाट जो है ये निरंतर है और इसको केवल दर्रों की मदद से ही इसको पार किया जा सकता है। वहीं आपका जो पूर्वी घाट है ये निरंतर नहीं है, यानी जगह जगह पर ये कटा छटा है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ा है कि हमारे प्रायद्वीप की अधिकतर जो नदियां हैं इनका उद्गम पश्चिम से होता है और पूर्व में आकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये बात भी आपने पढ़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पश्चिमी घाट है ये ऊंचा है और पूर्वी घाट जो है इससे हल्का नीचा है, तभी तो ढाल इस तरह से बना हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाई में अधिक है और पूर्वी घाट की तुलना में यह अधिक निरंतर है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो आपका तीसरा वाला कथन यहां पर सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका सातवें का बी। आठवां प्रश्न है आपका, कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। कोआला एक प्रकार के स्तनपायी हैं जिसे धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। वयस्क मादा कोआला वयस्क नर कोआला से आकार में बड़ी होती है। क्लैमिडिया संक्रमण कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है। देखिए कोआला एक प्रकार के स्तनपायी हैं जिसे धानी प्राणी या मार्सुपियल्स कहा जाता है। देखिए आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जानवर देखे होंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जानवरों की खास बात यह होती है कि उन सबके पेट के आगे एक धानी होती है जिसमें वो अपने बच्चों को विकसित करते हैं, उनमें अपने बच्चों को रख लेते हैं, जैसे कंगारू। उसी प्रकार का प्राणी जो है कोआला भी है, यानी कोआला अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं जो उनके पेट पर स्थित धानी में विकसित होते हैं, इसलिए इनको धानी प्राणी या फिर मार्सुपियल्स वर्ग में रखा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत है। देखिए नर जो कोआला होता है ये मादा की तुलना में बड़ा होता है, जबकि यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। क्लैमिडिया एक जीवाणु संक्रमण है जो ऑस्ट्रेलिया में कोआला आबादी को प्रभावित कर रहा है। क्लैमिडिया के संक्रमण से कोआला में बांझपन और कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट हो रही है, तो इस वजह से क्लैमिडिया संक्रमण इन पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये जो कोआला प्राणी है ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्राणी है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है। आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है। कृत्रिम देखिए तंत्रिका तंत्र को पहले जान लेते हैं। हम सबके शरीर में एक तंत्रिका तंत्र होता है जो कि हमारे सभी अंगों को मस्तिष्क से कनेक्ट करके रखता है, यानी हमारे किसी भी अंग में कोई क्षति होती है, किसी प्रकार का कोई भी कह सकते हैं क्रिया होती है, तो उसकी सूचना तत्काल मस्तिष्क पर जाती है और मस्तिष्क वो सूचना को प्रोसेस करके तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करवाता है। जैसे आपको कहीं चोट लगती है, मान लीजिए आपकी उंगली में कहीं किसी ने मच्छर ने या किसी ने काट लिया, तो सबसे पहले सूचना कहाँ गई? आपके मस्तिष्क में गई। मस्तिष्क ने उसे प्रोसेस किया और तत्काल आपके अंग को सूचना दोबारा से भेजी, तभी आप एकदम आपने प्रतिक्रिया की और मच्छर को हटा दिया। तो ये आपका तंत्रिका तंत्र है। यहां पर बात हो रही है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की। देखिए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम है। इसका उद्देश्य तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बनी जैविक प्रणालियों के व्यवहार का अनुकरण करना है। यह मॉडल जैविक तंत्रिका नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए यह मॉडल उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों।
10वां प्रश्न है आपका, अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरीय प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है। मुड़ी हुई स्थलाकृति में जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ बना देते हैं और आपके पहाड़ के ऊपर यहाँ पर कोई केंद्रीय उच्च बिंदु है और यहाँ से सभी दिशाओं में धाराएं निकल रही हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिरूप बनेगा उसको अरीय प्रतिरूप कहेंगे। तो अरीय प्रतिरूप में ज्वालामुखी शंक्वाकार होता है, तो ज्वालामुखी जैसी विशेषताएं इसमें विद्यमान होती हैं। आपके भारत में अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां जो हैं नर्मदा और सोन, तो नर्मदा और सोन नदियां जो हैं इसी प्रतिरूप को फॉलो करती हैं, यानी इसी प्रतिरूप से निकलने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर बात करें जालीनुमा प्रतिरूप की, जब नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां उनसे समकोण पर जुड़ती हैं, तो जो प्रतिरूप बनता है उसको जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जालीदार जल निकासी मुड़ी स्थलाकृति में विकसित होती है, जहां कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर होगा 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं या स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए, ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु जारी किए जाते हैं, जो निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। इन बॉन्डों से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये संप्रभु ग्रीन बॉन्ड न केवल कंपनियों द्वारा बल्कि देशों द्वारा और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा भी ये जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय बाजार के विकास का समर्थन करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 11 का बी, केवल 2। 12वां प्रश्न है आपका, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसको स्विफ्ट कहते हैं शॉर्ट में, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। पहला है, यह G10 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है। क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट प्रणाली वित्तीय संस्थानों के लिए धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक विनिमय के बारे में सूचना के आदान प्रदान के लिए एक सुरक्षित मंच है और इसकी स्थापना जो है 1973 में हुई थी और ये बेल्जियम में स्थित है। यानी जो पूरी संस्था ये है, ये कहां पर स्थित है? ये बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह G10 देशों के केंद्रीय बैंकों, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा नियंत्रित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है। आपका थर्ड वाला कथन सही नहीं है। यहां बोला गया क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट रूस द्वारा स्विफ्ट के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है, ये गलत है। देखिए, चीन ने युआन के उपयोग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए वर्ष 2015 में क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस के द्वारा नहीं बल्कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि 2015 में किया गया था। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला सही नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा 12 का बी, केवल थर्ड। 13वां प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र तक सीमित होते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात का बल बढ़ता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 अंश उत्तर और 30 अंश
दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। अब देखिए, चक्रवात को जो ऊष्मा मिलती है, चक्रवात को जो ऊर्जा मिलती है, वो समुद्र से मिलती है, और जैसे जैसे चक्रवात जो है समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चक्रवात का जो प्रभाव है वो भी कम होता जाता है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी बढ़ने के साथ चक्रवात का बल कम हो जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 13 का ए, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। देखिए, यह प्रश्न दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अभी आप जानेंगे कि इसमें क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्यपाल के ऊपर कौन होता है? राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की पावर है वो राज्यपाल की तुलना में ज्यादा होती है। राष्ट्रपति के पास किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति होती है, जबकि राज्यपाल के पास नहीं होती है। अब देखिए, यहां पर जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है, जो पहले वाले स्टेटमेंट में लाइन आ रही है कि किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध का मतलब ये हो गया कि इसमें मृत्युदंड भी शामिल है, इसमें मृत्युदंड भी शामिल है। जबकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 161 ये कहता है कि राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट इस आधार पर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरह की जो हड़बड़ी है, इसी तरह की भूल जो एग्जाम में हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट दिखने में बड़ा आसान होता है और आप टिक लगा देते हैं कि ये तो हम सही करके आए थे, बाद में पता चलता है गलत है। तो यहां पर यहीं पर निहित है, किसी भी विधि के विरुद्ध नहीं है। किसी भी विधि के विरुद्ध का मतलब ये हो गया कि ये तो राष्ट्रपति की पावर है, भाई राष्ट्रपति के पास सारी पावर है, जबकि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, सीमाएं आरोपित हैं। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को किसी राज्य की किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषित ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति सौंपी गई है, ना कि सभी शक्तियां। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 14 का बी, केवल 2। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण भू आकृतियां हैं? जलोढ़ डेल्टा, नदी रोधिकाएं, घाटियां, जलगर्तिका। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अपर्दन और निक्षेपण ये दो क्रियाएं जो हैं, ये दोनों क्रियाएं भू आकृतियों के निर्माण में योगदान देती हैं। बहता हुआ जल, भूजल, ग्लेशियर, हवा और तरंगें ये शक्तिशाली भू आकृतिक कारक माने जाते हैं जो कि अपर्दन और निक्षेपण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जलोढ़ पंख की। तो देखिए, जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब ऊंचे स्थलों से बहने वाली धाराएं निम्न प्रवणता वाले मैदानों में पहुंचकर विभिन्न भागों में फैल जाती हैं, तो तब जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। यानी जलोढ़ पंख आपके निक्षेपित भू आकृतियों के एग्जाम्पल हैं। डेल्टा जो है समुद्र के मुहाने पर बनते हैं। जब नदी समुद्र के मुहाने पर पहुंचती है तो इसका ढाल या इसकी जो धारा होती है वो काफी मंद पड़ जाती है। इस वजह से नदी के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं वो वहीं पर निक्षेपित होने लगते हैं, और ऐसे करके नदी के द्वारा लाए हुए अवसादों का निक्षेपण जो होता है वो डेल्टा का निर्माण करता है। तो यहां पर डेल्टा भी जो है निक्षेपण भू आकृतियां हैं। नदी रोधिकाएं, यानी जो आपकी नदी है और नदी के दोनों तरफ जो रोधिकाएं इस तरह से बन जाती हैं, ऊपर की तरफ रोधिकाएं बन जाती हैं, ये भी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती हैं। तो ये भी निक्षेपण भू आकृतियां हैं। घाटियों की बात करें तो देखिए, घाटियों का निर्माण जो होता है ये जल के द्वारा पहाड़ियों के कटाव से होता है। जब तीव्र जल जो होता है ये पहाड़ियों का या चट्टानों का कटाव करता है, तो ऐसे करके फिर गहरी घाटियां बन जाती हैं। तो ये घाटियां जो है अपर्दन का परिणाम है, ना कि निक्षेपण का। यानी घाटियां जो है अपर्दन से बनती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो जलगर्तिका या जलगड्ढा है ये भी अपर्दन का ही परिणाम है और ये भी अपर्दन से ही बनता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15 का सी, यानी केवल 1, 2 और 3। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है।
लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। पीट मृदा भारी वर्षा तथा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है और लवणीय मृदा पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तटीय डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक व्यापक मात्रा में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं पीट मृदा की। तो देखिए पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। पीट मृदा जो है आमतौर पर गहरे और काले रंग की होती है। कई स्थानों पर यह क्षारी भी होती है। जो आपकी पीट मृदा है ये बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो यहां पर आपके दोनों ही कथन सही हैं। क्योंकि पूछा गया है यहां पर कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका डी। ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे वैष्णव मत के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों के बीच भक्ति का प्रचार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। वे वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। उपर्युक्त कथन रूप भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का उपयुक्त वर्णन करते हैं? तिरुवल्लुवर, आदि शंकराचार्य, दादू दयाल, श्री रामानुजाचार्य। देखिए रामानुजाचार्य को रामानुज के नाम से भी जाना जाता था और उन्हें भारत का एक महान दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक माना जाता है। इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव श्री पेरुबुदूर में हुआ था। वर्ष 2022 में भारत ने उनकी 1005वीं जयंती मनाई है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहे हैं। देखिए ये वैष्णव मत के अनुयायी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि उन्होंने लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें मोक्ष के सिद्धांतों की शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता के भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया और इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी चलाया। ठीक है, ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक भी थे। तो यहां पर ये चारों विशेषताएं जो है श्री रामानुजाचार्य की विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 17 का डी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है। ग्लो लिटर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच एक परियोजना है। आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है। ग्लो लिटर पार्टनरशिप परियोजना समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के भीतर समुद्री कचरे, विशेष रूप से समुद्री प्लास्टिक कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करेगी और दोनों उद्योगों में प्लास्टिक के उपयोग में कमी के अवसरों की ये पहचान करेगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए ग्लो लिटर पार्टनरशिप के संदर्भ में सेकंड वाला कथन गलत है। इसमें जो है नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, इसके अलावा इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तो इनके बीच एक परियोजना है। यानी किन किन के बीच है? नॉर्वे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच एक परियोजना है जिसका उद्देश्य समुद्री कचरे को कम करना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 18 का ए, केवल एक। 19वां प्रश्न है आपका, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। देखिए वायुमंडल का जो विस्तार है लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक नहीं, लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संरचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। इसकी सबसे पहली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद फिर आपका समताप आता है। समताप के बाद फिर यहां पर आपका मध्यमंडल आता है। इसके बाद फिर आपका अयनमंडल आता है और सबसे भारी वाले को बहिर्मंडल कहा जाता है। तो इसकी 5 परतें हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही नहीं है। देखिए वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का अनुपात यहां पर ज्यादा है
नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन की लगभग 21% मात्रा वायुमंडल में विद्यमान है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 19 का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल हैं? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासीनार अरेंजमेंट। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए MECR यानी मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, जिसको शॉर्ट में MECR कहा जाता है। तो MECR प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा सृजित स्वैच्छिक एवं गैर बाध्यकारी समझौते हैं, जहां इन देशों के बीच कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने और विनियमित करने के उनके प्रयास में सहयोग करने के लिए एक सहमति बनी है। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है। तो इसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह शामिल है, ऑस्ट्रेलिया समूह भी इसमें शामिल है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था इसमें है और वासीनार अरेंजमेंट भी इसमें शामिल है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 में का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। 21वां प्रश्न है आपका, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा एक प्रमुख कारक है। वर्ष 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। सूखा प्रवण जिले भारत की कृषि योग्य भूमि के 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है। देखिए सूखे को आमतौर पर एक विस्तारित अवधि तक वर्षा की कमी के रूप में देखा जाता है। आपके भारत के कुछ राज्यों में सर्वे किया गया है और उस सर्वे के आधार पर यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा एक प्रमुख कारक है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2021 के अनुसार पिछले 2 दशकों की तुलना में वर्ष 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। सूखा प्रवण जिले भारत की कृषि योग्य भूमि के 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 21 का डी, यानी 1, 2 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम देखें तो बृहस्पति 5वें नंबर पर, शनि 6वें नंबर पर, अरुण 7वें नंबर पर और वरुण 8वें नंबर पर आता है। तो देखिए वलय का मतलब होता है छल्ला। इन ग्रहों के चारों ओर जो है हल्के गैस और धूल के छल्ले पाए जाते हैं। तो ये चारों ही ग्रह जो हैं ये वलय वाले ग्रह हैं, यानी इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बात करें बृहस्पति की तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि जो है हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 22 का डी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी इन चारों ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। 23वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? निष्क्रिय EOS पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण का पता लगाता है और बादलों के पार भी देख सकता है। सक्रिय EOS पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल की माप करता है, जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। देखिए EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो निष्क्रिय उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश का पता लगाते हैं। सामान्य तौर पर निष्क्रिय उपग्रह बादलों को भेदकर कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका सही है। सक्रिय EOS पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल को मापता है, जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो सेकंड वाला कथन यहां पर सही है। देखिए सामान्य तौर पर सक्रिय उपग्रह बादल को भेदकर देख सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 का बी, केवल 2। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों में से एक है।
जिसका वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित की जाती है और ग्रीन हाइड्रोजन निम्न कार्बन फुटप्रिंट रखती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं ब्लू हाइड्रोजन की। देखिए, ब्लू हाइड्रोजन जो है ये प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग कर उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन को लो कार्बन ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने, इमारतों को गर्म करने और कारों, ट्रेनों, ट्रकों आदि को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 24 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। देखिए, हमारे पृथ्वी के बीचों बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा या विषुववृत्त के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश वाली जो रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश वाली जो उत्तरी रेखा है, इसको कर्क रेखा, और विषुववृत्त के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली जो रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकते ही मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और जैसे ही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को प्रकाश मिलता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के दिनों की जो अवधि होती है ये लंबी होती है और रातों की अवधि इस समय यहाँ पर छोटी होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस समय 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं उस समय दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी का मौसम होता है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, तो पूरी पृथ्वी समान अवधि के दिनों और समान अवधि की रातों का अनुभव करती है, जिसे विषुव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर होगा 25 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।